एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे वो ऐसे जो हमने आपको सैटरडे को दिया था अंडर आवर फ्री संडे ऐसे सीरीज। जो लोग नए हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग एक ऐसे सीरीज चला रहे हैं जिसमें सैटरडे जो है 12 PM पे हम हमारी यूट्यूब कम्युनिटी में एक ऐसे पोस्ट करते हैं, और वो ऐसे ऐसा होता है जो प्रीवियस ईयर का होता है, राइट। और जो इंपॉर्टेंट एरिया होता है कि जिस टाइप की थीम्स पे रिपीटेडली ऐसे आते हैं, ठीक है। और इसी ऐसे को हम संडे जो है 4 PM डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसी ऐसे को संडे 4 PM पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और अगेन ये डिस्कशन में देखिए कंटेंट तो ऐसा होता है ऐसे में जो हर किसी के पास होता है, इसलिए यहाँ पे कंटेंट भी आपको मिलेगा, बट मोर इम्पोर्टेंट देन दैट आपको स्ट्रक्चर कैसे करना है एंड प्रेजेंट कैसे करना है वो ज्यादा जरूरी है जानना, ठीक है। तो दोनों चीजें मिलेंगी इन डिस्कशंस में। तो एंड अगेन देखिए, जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इसको फॉलो करिए। सैटरडे को जब 12 बजे हम देते हैं तो आई थिंक आपके पास पूरे 24 घंटे से भी ज्यादा है, 1.5 आवर निकाल के एक ऐसे तो लिख ही सकते हैं। और अगर अभी से आप हर संडे को ये करोगे ना, ट्रस्ट मी, जब आप फाइनल मेंस का एग्जाम लिखोगे उसमें ऐसे लिखना इतना आसान हो जाएगा आपके लिए, और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे उसमें, तो आप कई लोगों से वहां कॉम्पिटिशन में आगे निकल जाओ, क्योंकि कई लोग जो है ऐसे वाले पेपर को नेग्लेक्ट कर देते हैं और उसके कारण सफर करते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक है बायस्ड मीडिया इज अ रियल थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी। पक्षपातपूर्ण मीडिया भारत के लोकतंत्र के समक्ष एक वास्तविक खतरा है। तो दिस वाज 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन मीडिया इसलिए लिया गया है क्योंकि अभी नए आईटी रूल्स आए, सोशल मीडिया को रेगुलेट कर रहे हैं, प्लस मीडिया को लेके एक काफी इशू चलता ही रहता है कॉन्स्टेंटली, ओके। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि यूपीएससी ने पास्ट में भी मीडिया पे 2-3 बार और पूछ रखा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यूपीएससी दोबारा मीडिया पे फिर से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक ऐसे आपको लिखने के लिए दे सकता है। तो अगेन आपको इसको करना है 1000 से 1200 वर्ड्स में, और ये होता है आपका 125 मार्क्स का एक ऐसे होता है, ठीक है। तो चलिए, तो पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में मीडिया इज फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो सीधा सीधा सबसे पहले जो टॉपिक है, देखिए इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जो एग्जामिनर को क्लियर कर दे कि आपको समझ में आ गया है कि जो टॉपिक है ऐसे का ये क्या बोल रहा है, और आप जो आगे जाके पूरे ऐसे में उसी चीज के बारे में लिखने वाले, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे बोलता हूँ, यहाँ इंट्रोडक्शन में जब मैं बताऊंगा मीडिया इज फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, इसको आगे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो क्लियर हो जाएगा एग्जामिनर को कि ये समझ गया कि that this person has understood that media is very important for democracy, क्योंकि it is the fourth pillar। और अगर मीडिया बायस्ड हो जाता है तो अगेन इतनी इंपॉर्टेंट चीज, जब मीडिया, जब डेमोक्रेसी का एक पिलर बायस्ड यानी खराब होने लग गया, बायस्ड हो गया, तो डेमोक्रेसी को खतरा तो ऑब्वियसली होगा। किसी बिल्डिंग की एक पिलर, अगर कोई 4 पिलर है उसमें से एक पिलर खराब हो गई तो बिल्डिंग को खतरा तो जरूर होगा। इसी तरीके से डेमोक्रेसी का एक पिलर अगर बायस्ड हो रहा है, मतलब खराब हो रहा है, राइट, इज गेटिंग करप्टेड, तो डेमोक्रेसी को थ्रेट है। तो ये बता दिया आपने सीधा। फिर आप बताओगे कि रोल ऑफ मीडिया, नाउ ये थोड़ा जनरल रोल भी लिखोगे, बट स्पेसिफिक इन डेमोक्रेसी में कि क्या डेमोक्रेसी में, अगेन ये डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि जब आप हाईलाइट करोगे डिटेल में रोल, तभी समझ में आएगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मीडिया डेमोक्रेसी। और फिर आप बताओगे कि कैसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के बायस हैं, अलग अलग कारण के कारण, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ बायस ड्यू टू वेरियस रीजंस, जो अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं, और उनका इम्पैक्ट जो है डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करता है, ठीक है। ये चीजें हैं। अब यहाँ पे आप 4-5-6 बायस अलग अलग टाइप से लिख सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको बताने के लिए मैंने जो है ऐसे लिख दिया है, बट आपको हर चीज जो है इंटीग्रेटेड और एक फ्लो में लिखनी। बेसिकली आप बताओगे कि ये बायस है मीडिया में, इस बायस का ये रीजन है, और इस टाइप से ये मैनिफेस्ट करता है, ठीक है। या आप ऐसे बता सकते हो, या दूसरा तरीका ये कि कुछ रीजन या कॉज आप बताओगे, उसके कारण ये बायस आया मीडिया में। बायस का मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन मतलब बायस किस फॉर्म में दिखता है, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे तो मैं आपको और एग्जैक्टली पूरे एग्जांपल के साथ बताऊंगा। इस फॉर्म में बायस दिखता है, और ये मैनिफेस्टेशन के कारण ये इम्पैक्ट, इम्पैक्ट क्या, अंडर, इस तरीके से ये डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करता है, अंडरमाइन डेमोक्रेसी, किस तरीके से वो डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करता है, किस तरीके से वो डेमोक्रेसी को थ्रेट, ठीक है। और यहाँ पे ये ही आपका मेन क्रक्स है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के बायसेस बताओगे, क्यों होते हैं वो बायसेस, कैसे मैनिफेस्ट करते, कैसे इम्पैक्ट करते हैं, कुछ रिपोर्ट्स के थ्रू बताओगे आप, कुछ कुछ आप जो चीजें हैं मतलब फैक्ट्स के थ्रू बताओगे, ठीक है।
तो कुछ आपका जैसे जैसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हैं, वो फ्रीडम ऑफ प्रेस निकालते हैं, उसमें इंडिया की रैंक बता दोगे आप, उससे पता चल जाएगा एक तरीके का बायस। ओके, कुछ एग्जाम्पल दे दोगे आप, तो एग्जाम्पल दोगे तो भी पता चल जाएगा कि हाँ चलो ये चीज हुई थी, तो इससे एक बायस हाईलाइट होता है। ठीक है, तो ये चीज जो है ये है द क्रक्स, ये है क्रक्स मेन चीज। पर देखिए, प्रॉब्लम बताई है तो सॉल्यूशंस भी बताने होते हैं। ओके, यू हैव टू टेल। तो बायस है तो इस बायस को कैसे हटाया जाए, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वो आप यहाँ पे बताओगे। ठीक है, सॉल्यूशंस बताने का कंक्लूजन में आप बताओगे बेनिफिट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल मीडिया, और अल्टीमेटली आप ये लिखोगे। देखिए, टॉपिक में बोल रहा है कि बायस्ड मीडिया इज थ्रेट टू डेमोक्रेसी। आप यहाँ पे ये बोलो कि ये जो सॉल्यूशन है हम ये इंप्लीमेंट करेंगे तो मीडिया एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया बन जाएगा, और वो अच्छे से न्यूज का कवरेज करेगा, एंड इट विल strengthen democracy rather than being a threat. It will strengthen the democracy. Okay? डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग बना देगा। एंड अगेन देखिए, यहाँ पे आप एग्जांपल भी दे सकते हो, क्योंकि देखिए पूरे टाइम हमने नेगेटिव बात की, तो आप एग्जांपल दे सकते हो कंक्लूजन में कि देखिए ऐसा नहीं है कि हमेशा से मीडिया ने नेगेटिव रोल प्ले किया। एग्जांपल आप हिस्टोरिकल एग्जांपल भी दे सकते हैं यहाँ पे कि पास्ट में फ्रीडम स्ट्रगल में मीडिया ने क्या रोल किया था, प्रेस ने क्या रोल किया था। ओके, तो ये है बेनिफिट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल मीडिया। ठीक है, now introduction, अब सीधा लिखोगे मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी अलोंग विद द जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। बड़ा ही ऐसा चीज है जो आई थिंक काफी लोगों ने लिखा होगा ये, क्योंकि काफी लोग जानते हैं। या फिर आप इस कोट से भी स्टार्ट कर सकते। ठीक है, द मोमेंट वी नो लॉन्गर द फ्री प्रेस, एनीथिंग कैन हैपन। What makes it possible for a totalitarian or any other dictatorship to rule is that people are not informed. ठीक है, तो देखिए अब जब भी आप ऐसा कोट यूज करते हो, अगर अपने ऐसे को स्टार्ट करें तो इसको एक्सप्लेन करिए एंड रिलेट टू जो टॉपिक है उसको दे। अब जैसे इस केस में मैं आपको बताऊं, तो आप बताइए अगर प्रेस फ्री नहीं होगा तो क्या होगा, बायस होगा, और अगर बायस होगा तो क्या होगा, पीपल विल नॉट बी प्रॉपरली इन्फॉर्म, और पीपल विल नॉट बी प्रॉपरली इन्फॉर्म तो क्या होगा, टोटलिटेरियन एंड अदर डिक्टेटरशिप जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं। अब अगेन आपने ऐसे बता दिया, बट इसको आपको फिर एग्जाम्पल के थ्रू भी बताना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल आप बता सकते हो कि रिसेंटली जैसे आपने देखा था त्रिपुरा में एक डीएम ने जो है एक मैरिज फंक्शन में जिस तरीके से अपनी पावर का यूज किया, देखिए हालांकि वो लोग वायलेट कर रहे थे, बट जिस तरीके से उसने पावर का यूज किया वो गलत था। वो एक टोटलिटेरियन या डिक्टेटरशिप टाइप की टेंडेंसी थी, जिस तरीके से कि सबको अरेस्ट हिम अरेस्ट हिम अरेस्ट हिम, सबको अरेस्ट हिम बोल रहे थे वो। तो और क्या, ये चीज जब मीडिया में हाईलाइट हुई तभी है उनकी अकाउंटेबिलिटी मिली, तभी उनके अगेंस्ट एक कमिटी बनी इंक्वायरी की। ठीक है, तभी उनके अगेंस्ट एक्शन लिया। तो ये एक एग्जाम्पल देके आपने बता दिया, आपने जो बोल रहे थे आपने वो बता भी दिया एग्जाम्पल देके, आपने कोई वही नहीं दिया। ठीक है ना। और दूसरा एक और तरीका है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, अगेन कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज पे जजमेंट्स और टॉपिक्स हैं, तो वो चीजें आप लेके आप बता सकते हो। अगेन ये चीजें जो है आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, मैं आपको पीपीटी भी दूंगा, बट ये चीजें आप अपने साथ रखिए। आपको कहीं ना कहीं या तो मीडिया को लेके या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेके या फ्री प्रेस को लेके इस क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ऑफ प्रेस लेड द फाउंडेशन ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक। जैसे देखिए यहाँ पे फ्रीडम की बात करें, बट बेसिकली बायस मीडिया में क्यों आता है आपको ये बताना होगा। मीडिया में बायस क्यों आता है, जब मीडिया फ्री नहीं होगा तो उसमें बायस आने लग जाएगा। ठीक, तो सारे डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस बहुत एसेंशियल है, ये यहाँ पे बोले। और विदाउट फ्री पॉलिटिकल डिस्कशन नो पब्लिक एजुकेशन so essential for proper functioning of popular government is possible। मतलब डेमोक्रेसी के फंक्शन करने के लिए फ्री पॉलिटिकल डिस्कशन चाहिए, और फ्री पॉलिटिकल डिस्कशन बिना फ्री मीडिया या बिना अनबायस्ड मीडिया के नहीं हो सकता। ठीक है, आप ये भी बताओगे फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इनहेरेंट टू द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो इज एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। इस तरीके से बोल सकते हैं। अगर आपके पास ये चीजें नहीं है, ये नहीं है, तो ये चीज यूज करें कि डेमोक्रेसी के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज वेरी एसेंशियल, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए फ्रीडम ऑफ प्रेस इज एसेंशियल। क्या फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इनहेरेंट टू इट। अगर फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं होगी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं होगी। नाउ वेरियस न्यू फॉर्म्स ऑफ मीडिया आजकल आ गए हैं सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया में। आप एग्जांपल दे सकते हो फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह, वो भी एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो गए हैं लोगों के लिए, राइट। इट हैज आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो
इसमें आप बताओगे कि मीडिया और इम्पोर्टेंट बन गया है डेमोक्रेसी, क्योंकि वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि अब जो नए फॉर्म ऑफ मीडिया हैं उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है लोगों को। और गवर्नमेंट, जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इट इज people for the government, by the government and of the government. Sorry, government by the people, for the people and of the people. और people को influence कौन करता है? आपके न्यू मीडिया, नए फॉर्म्स। ओके, तो रोल ऑफ मीडिया टू सस्टेन डेमोक्रेसी आपको बताना होगा कि क्या रोल है मीडिया का, ये ब्रीफ में बताना होगा। अब आप एक हिस्टोरिकल एग्जांपल दे सकते हो कि हिस्टोरिकली मीडिया ने इन्फ्लुएंशियल, पैट्रियोटिक, ट्रस्टवर्दी इन सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्लाइमेट ऑफ द नेशन, कि इतना इंपॉर्टेंट था हिस्ट्री में कि फ्रीडम स्ट्रगल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, फ्रीडम दिलाने में, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने में जो है मीडिया का जो है हिस्टोरिकल एग्जांपल देके आप बता सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। फिर पॉलिटिकल रोल बताओगे, पॉलिटिकल में मेन यही है आपका पॉलिटिकल, इट इज इंश्योरिंग, यहाँ पे आप बोल सकते हो पॉलिटिकल में इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो भी अगर कोई काम अच्छे से नहीं कर रही तो मीडिया में हाईलाइट होता है, तो एक तरीके से गवर्नमेंट पे प्रेशर बनता है, ठीक है। अनअर्थिंग करप्शन, क्योंकि पैसा जो है एक डेमोक्रेसी में जो टैक्स का पैसा होता है वो लोगों का पैसा होता है, गवर्नमेंट वो लोगों के बिहाफ पे यूज करती है। तो करप्शन जो है, अनर्थ करना, या लोगों को पता होना चाहिए कि उनका पैसा कैसे यूज हो रहा है। और एनरिच डेमोक्रेसी कैसे? देखिए नॉर्मली क्या होता है डेमोक्रेसी में, बस एक बार वोट करके लोग अपनी वॉइस दे सकते हैं। डेमोक्रेसी में इलेक्शंस के टाइम में वोट करके वो अपना जो है मत बता सकते हैं। बट अब मीडिया आ गया, तो मीडिया के थ्रू रेगुलर बेसिस पे, इनफैक्ट सोशल मीडिया के थ्रू, ट्विटर इनके थ्रू, या जो भी है आपका फेसबुक हो गया, इनके थ्रू रेगुलर बेसिस पे वो है अपना जो है उनका थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग है, हर कोई बता सकता है प्लेटफॉर्म पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हर किसी को क्या है, वॉइस मिल गई, हर कोई बोल सकता है कि वो क्या चाहता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी इनरिच हुई, क्योंकि लोगों को अब ज्यादा वॉइस लोगों के पास, ठीक है। सोशल, इट हाईलाइट इनजस्टिस और सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, अगर आप सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, क्योंकि जो मीडिया है आपका, वो जो पुअर लोग हैं उनकी प्लाइट को हाईलाइट करता है, तो तभी जो है दूसरे लोग उनकी तरफ, या गवर्नमेंट जो है उनकी प्लाइट के लिए एक्टिव होती है कई बार, ओके। ये कई बार गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है पुअर पीपल के लिए, वो फेलियर होती है, तो मीडिया जब हाईलाइट करता है तो करेक्शन होती है, और ये क्या करता है, ये सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश। इसके अलावा ये भी बताइए कि इट इज ड्यूटी ऑफ मीडिया, तो मीडिया को फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ प्रेस होती है, तो ड्यूटी भी होती है। एक चीज हमेशा याद रखिए, हमेशा कहीं भी फ्रीडम की बात करें तो हमेशा ड्यूटी की भी बात करें। तो ड्यूटी है मीडिया की टू शो व्हाट इज राइट एज इट शेप्स द माइंड ऑफ पीपल, ठीक है। तो ये कुछ आपको बस पॉइंटर्स दे रहा हूँ मैं, इसके अराउंड आप चीजें लिख सकते हो, ठीक है। इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी इन ऑल थ्री सिस्टम्स। कौन से तीन सिस्टम आपके? जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देता है तो उस जजमेंट के बारे में आपको कहाँ से पता चलता है? मीडिया, न्यूज मीडिया, राइट। आप न्यूज में देखते हो या पेपर में पढ़ते हो, ठीक है। इट इज अ मिरर दैट शोज द रियल साइड ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी को भी कि क्या वो है, रियल साइड जो है सोसाइटी की, वो शो करता है, ठीक है। एंड इट मेक्स अस अवेयर ऑफ वेरियस सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज दैट सराउंड द कंट्री। तो ये जो एक तरीके से आपको एक पॉइंटर्स दे दिए मैंने, इसके अराउंड आप लिख सकते हो आराम से, ठीक है। अब आपने रूल तो बता दिया, अब आप बताओगे कैसे बायस आते हैं और कैसे बायस एक थ्रेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले मैंने आपको बताया, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको ब्रेक करके बताया, नहीं तो आपको ये तीनों चीजें जैसे मैंने आपको पहले बताया इंटीग्रेटेड वे। तो आप रीजन फॉर बायस का सबसे बड़ा और प्राइमरी रीजन है कि जो मीडिया है उसके लिए करेंटली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अच्छा नहीं है, प्रॉपर नहीं है। अब आप इसमें हाईलाइट करोगे, क्या हाईलाइट करोगे कि जैसे न्यूज मीडिया बताओगे, न्यूज मीडिया उसके लिए सिर्फ सेल्फ रेगुलेशन है, सेल्फ रेगुलेशन है थ्रू एनबीए से, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, ठीक है। तो सेल्फ रेगुलेशन, बट आप देखो बताओ कि कैसे सेल्फ रेगुलेशन प्रॉपर नहीं। कई न्यूज मीडिया चैनल्स उन्होंने जो है बड़ी सेंसेशनल न्यूज ये सब करते हैं और वो कवर नहीं होती, ओके। इसी तरीके से आप बोलोगे कि प्रिंट मीडिया यानी न्यूज़पेपर मैगजीन्स जो होती है। अब इसके लिए आपके पास क्या है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। अब देखिए ये बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बट इसकी पावर लिमिटेड है, ये कोई एक्शन नहीं ले सकती, इट कैन नॉट पनिश। इसकी जो गाइडलाइंस है, पीसीआई प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है गाइडलाइंस ले डाउन कर रखी है, बट अगर कोई गाइडलाइंस वायलेट करता है तो उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकती। दूसरी चीज, पीसीआई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसके अंडर ही नहीं आता। तो ये देखो एक पूरा इतना बड़ा एरिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो आज इतनी रैपिडली एक्सपैंड कर रहा है,
आज आप देखो ज्यादातर आप गूगल पे सर्च करते हो, ठीक है ना, तो जो न्यूज आप ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखते हो, ठीक है ना, तो जो इतना बड़ा एरिया है वो इसके अंदर नहीं आता, ठीक है। तो इस तरीके से अगेन देखिए मैं पूरा हर चीज हाईलाइट नहीं करूंगा यहाँ, बट आपको बता रहा हूँ कि कैसे प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली मोस्टली जो मीडिया है आप बताओगे सेल्फ रेगुलेटेड है, और सेल्फ रेगुलेशन प्रॉपर नहीं है। जहाँ तक एक जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया या एनडीएस है, उनका भी फंक्शनिंग में कई लैकुनेज है, जैसे एनबी न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है, उसमें कई लोग जो उस एसोसिएशन में है वही खुद को रेगुलेट करें, कई बार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है। पीसीआई का मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप बताओगे कि प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है ये हम आगे देखते हैं। दूसरा ओनरशिप, तो जो ओनरशिप है मीडिया हाउसेस की, ओनरशिप ऑफ मीडिया हाउसेस, तो आप देख रहे हो इट इज देयर इज अ कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ मीडिया हाउस। जो मीडिया हाउसेस हैं वो कॉर्पोरेट्स ओन करते हैं, ठीक है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, और वो कहीं और बिजनेस भी कर रहे हैं। अब या तो कॉर्पोरेट्स ओन करें या पॉलिटिकल जो वो होते हैं लोग जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल पीपल है वो ओन करते हैं। अब कॉर्पोरेट्स को ये होता है कि अगर वो मीडिया हाउस ओन कर रहे हैं तो वो कहीं और बिजनेस भी करें। कई बार ऐसा होगा कि गवर्नमेंट उनके ऊपर प्रेशर बना सकती है थ्रू सम पॉलिसी कि वो जो है मीडिया हाउस वो ओन करते हैं उसमें वो उनके अगेंस्ट रिपोर्ट ना करें, या फिर वो जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिपोर्ट करने से डरेंगे क्योंकि दूसरे एरियाज में जहां वो बिजनेस करते हैं वहां उनकी गवर्नमेंट से डीलिंग, राइट। तो ये हाईलाइट किया गया था रिपोर्ट बाय आरएसएफ, ये है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जैसे एमएसएफ है ना, वैसे ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी रिपोर्ट थी मीडिया ओनरशिप मॉनिटर, मीडिया ओनरशिप मॉनिटर, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में जो है आरएसएफ ने हाईलाइट किया था कि इंडिया के जो मीडिया हाउसेस हैं वो कॉर्पोरेटाइज्ड हैं, और उनमें जो है कई जो है कंसंट्रेशन ऑफ ओनरशिप है, ठीक है, और कुछ मीडिया हाउसेस बहुत ही डोमिनेट है। तो इस कारण क्या होता है, दे आर अ थ्रेट। इस कारण कई बायसेस आ जाते हैं, ऑब्वियसली पॉलिटिकल बायस आ जाता है, तो पॉलिटिकल बायस आ जाएगा तो ऑब्वियसली वो प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, इट विल बी अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी, ओके। पॉलिटिसाइज न्यूज होगी वो थ्रेट टू डेमोक्रेसी होगी, ठीक है। पॉलिटिकल पैट्रोनेज, ऑब्वियसली, तो गवर्नमेंट एड देती है, तो अगर किसी मीडिया हाउस को या किसी न्यूज़पेपर को गवर्नमेंट का ऐड चाहिए और अगर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही न्यूज़ चला रहा है तो उसको ऐड मिलेगा। या दूसरा है कई बार जो है जो मीडिया जो जर्नलिस्ट वगैरह वो होते हैं उनके पॉलिटिकल लिंक्स होते हैं जर्नलिस्ट के, ठीक है, तो जर्नलिस्ट को पॉलिटिकल लिंक्स के कारण उनका पैट्रोनेज लेने के लिए वो जो है बायस्ड रिपोर्टिंग करते हैं, बायस्ड रिपोर्टिंग, क्यों, क्योंकि उनका पॉलिटिकल पैट्रोनेज चाहिए जर्नलिस्ट को, ठीक है। फियर ऑफ रिप्रेजल बाय अथॉरिटीज, कई बार जो है कुछ जैसे मीडिया हाउसेस मान लो छोटे न्यूज़पेपर या वो है, वो कई बार जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिपोर्ट नहीं करते क्योंकि उनको फियर होता है कि अगर उन्होंने रिपोर्ट किया तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इस कारण से भी, तो अगर कई बार, और ये आपने देखा भी है कुछ केसेस या इंस्टांसेस हैं जहाँ पे ऐसा भी हुआ है कि कुछ न्यूज़पेपर वगैरह उनके अगेंस्ट एक्शन ले लिया गया था, ठीक है ना। तो अगर अथॉरिटीज के फियर होगा तो ये भी एक रीजन है कि अथॉरिटीज का फियर है, इसलिए कई बार जो है छोटे न्यूज़पेपर या छोटे जो मीडिया हाउसेस है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिपोर्ट ही नहीं करते ना। एक और चीज है इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन, तो आज की डेट में बहुत सारे मीडिया हाउसेस हैं, तो हर कोई अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहता है। अब यहाँ पे आप टीआरपी स्कैम भी मेंशन करो, टीआरपी स्कैम, तो हर कोई जब टीआरपी बढ़ाना चाहता है तो बहुत सारी जो है मैल प्रैक्टिसेस में एंगेज होता है, और वो मैल प्रैक्टिसेस इज अगेन अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी, ओके। क्योंकि लोग क्यों थ्रेट टू डेमोक्रेसी क्यों, क्योंकि जब कंपटीशन हो जाता है मैल प्रैक्टिसेस और सही इंफॉर्मेशन नहीं देंगे लोगों को तो लोग सही डिसीजन पॉलिटिकल डिसीजन नहीं ले पाएंगे, राइट। जब सब लोग सही पॉलिटिकल डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो इट विल बी अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी। फिर लैक ऑफ जर्नलिस्टिक एथिक्स एंड करप्शन, सो आई थिंक ये पॉइंट तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है ना, कि जर्नलिस्ट जो है अगेन दे लैक एथिक्स, ओके। अब अगेन देखिए इसी चीज को जो पॉइंटर्स इसके अंदर आप लिखोगे वो आपको यहाँ पे हाईलाइट कर कि कैसे मैनिफेस्ट करें, तो आप हर चीज मैनिफेस्ट करोगे। पेड न्यूज, सबसे बड़ा पेड न्यूज होता है इलेक्शन के टाइम पे। इलेक्शन के टाइम पे मीडिया हाउसेस क्या करते हैं, बहुत सारे मीडिया हाउसेस बहुत सारी पेड न्यूज चलाते हैं, ठीक है। इनफैक्ट ये जो पेड न्यूज होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन को अंडरमाइन करती है। तो पेड न्यूज क्या करती है, आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शन को अंडरमाइन करती है। और अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी किस पे बेस्ड होती है, इलेक्शंस, तो डेमोक्रेसी को क्या होगा, थ्रेट होगा, ठीक है। इस टाइप से आपको हाईलाइट करना, ओके। तो अगर पॉलिटिकल, तो यहाँ पे आप बताओगे, जैसे मैं आप फिर से बताता हूँ, यहाँ पे आप बताओगे पॉलिटिकल पैट्रोनेज है,
तो पेड न्यूज आती है, पेड न्यूज आती है तो क्या होता है, देयर इज जो आपका इशू क्या है कि देयर इज इट विल अंडरमाइन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इलेक्शन जो होंगे फ्री और फेयर नहीं होंगे, लोगों का माइंड अन्य गलत तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाएगा, और वो होगा तो क्या है, देयर इज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी, ठीक है ना। सिमिलरली पॉलिटिकली मोटिवेटेड न्यूज, अगेन पॉलिटिकल पैटर्नेज के कारण पॉलिटिकली मोटिवेटेड न्यूज आएगी, राइट। तो कोई इश्यूज को हाईलाइट करेंगे, कोई इश्यूज को नहीं करेंगे, तो तभी इट विल इग्नोर क्रिटिकल इश्यूज। अगर यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो कि कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज जो हैं, जैसे जो सोसाइटी के इंपॉर्टेंट इश्यूज है वो इग्नोर्ड हो जाते हैं कई बार, राइट, क्योंकि वो कई बार मीडिया हाउसेस हाईलाइट नहीं करना चाहते, क्यों, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएंगे, तो हो सकता है या तो उनके कॉर्पोरेट बॉसेस ने मना किया हुआ है, या तो फिर ये हो सकता है कि उनके अगेंस्ट कुछ एक्शन लिया जाए। नाउ हाईलाइटिंग इश्यूज एज पर वेस्टेड इंटरेस्ट, फिर सेंसेशनलाइजेशन एंड मीडिया ट्रायल, ये भी एक बड़ी बड़ी इशू है, ठीक है, ये भी एक बड़ा मैनिफेस्टेशन है कि कैसे बायस, तो कई बार जो है किसी को मतलब किसी की इमेज खराब करने के लिए, किसी पॉलिटिशियन वगैरह के लिए सेंट्रलाइजेशन या मीडिया ट्रायल चला देते हैं, ठीक है। तो अगर अगर प्रॉपर जो है फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं होगा, तो अगेन इट इज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी, ओके। और फिर हेट स्पीच एंड कम्युनल न्यूज, ओके, ये भी एक मेजर इशू है। इनफैक्ट देखिए यहाँ पे आप ना सोशल मीडिया का भी बताऊँ, ये वाले में आप, इस वाले पॉइंट में आप सोशल मीडिया भी बता सकते हो, और आप यहाँ पे एक और चीज बता सकते हो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड न्यूज, जब यहाँ पे बात की थी ना हमने, यहाँ पे आप कैम्ब्रिज एनालिटिका केस, कैम्ब्रिज एनालिटिका केस, या फिर यूएस इलेक्शंस में, यूएस इलेक्शंस जो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे हुए थे, उसमें रशियन इंटरफेरेंस की, रशियन इंटरफेरेंस की थ्रू सोशल मीडिया। तो रशिया ने जब डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे यूएस इलेक्शंस में एक बड़ा ही इस पे बहुत ही रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब कुछ हुआ था, तो यूएस इलेक्शंस में रशियन इंटरफेरेंस। तो आई होप कैम्ब्रिज एनालिटिका केस बेसिकली ये था कि कैम्ब्रिज एनालिटिका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फेसबुक से डेटा लेके जो है वो पॉलिटिकल मतलब इन्फ्लुएंसिंग करती है लोगों का थ्रू सोशल मीडिया, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से गलत इन्फ्लुएंस करना, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन को अंडरमाइन करना, ठीक है। तो इस टाइप से आप हर एक एरिया में एग्जांपल्स आप हाईलाइट करोगे, आप बताओगे, ठीक है। फिर आप बताओगे इम्पैक्ट, सबसे बड़ा इम्पैक्ट है क्रेडिबिलिटी। तो ऑब्वियसली आजकल आप मीडिया चैनल्स देखते हो, आप खुद ही सोचते हो कि यार ये मीडिया चैनल कम है, सर्कस ज्यादा है, ओके, जैसी बहसबाजी होती है, ये होती है, कुछ भी न्यूज दिखा रहे होते हैं, ठीक है। फिर क्रेडिबिलिटी चली जाती है मीडिया की, और एक बार मीडिया का यानी विच इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, उस पर अगर लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहा, तो आप सोच सकते हो डेमोक्रेसी को कितना बड़ा थ्रेट, ठीक है। लो स्टैंडर्ड्स ऑफ जर्नलिज्म, अंडरमाइन पीपल्स राइट टू नो। तो बेसिकली ये चीज मैंने आपको यहाँ सारा इंटीग्रेटेड वे में ऑलरेडी बता ही दिया, ठीक है। मिसगाइड पीपल, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्टेट। तो देखिए डेमोक्रेसी, स्पेशली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है, उसमें गवर्नमेंट को किसके अकाउंटेबल होना चाहिए, पीपल, ठीक है। अब देखिए पार्लियामेंट तो हमेशा फंक्शन नहीं करता तो पार्लियामेंट हमेशा नहीं फंक्शन करता, तो कैसे पीपल को डायरेक्टली हमेशा अकाउंटेबल हो सकते हैं। तो उसके लिए बेसिकली है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में कि अगर गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड करना है, इनफैक्ट गवर्नमेंट ही नहीं, दूसरे भी ऑर्गन से, जुडिशरी को भी, जुडिशरी कुछ गलत करता है तो अगर वो मीडिया में हाईलाइट हो, तो जुडिशरी पे भी प्रेशर बनता है कि वो सही काम करे, ठीक है। वैसे ही पार्लियामेंट भी कुछ गलत बिल पास करता है, तो अगर मीडिया उसको हाईलाइट करता है कि ये गलत बिल पास किया आपने या गलत तरीके से, तो पार्लियामेंट पे भी प्रेशर बनता है। इसी तरीके से गवर्नमेंट जो है, एग्जीक्यूटिव है, उस पर भी अगर आपका कुछ गलत काम करे और मीडिया हाईलाइट करे, तो उन पर प्रेशर बनता है। तो ये पॉइंट जो थोड़ा ज्यादा हाईलाइट करना है आपको। तो जब मीडिया हाईलाइट करता है चीजें, तो गवर्नमेंट पे प्रेशर बनता है और अकाउंटेबिलिटी बनती है स्टेट की, ठीक है। अगर मीडिया बायस है तो करप्शन हाईलाइट नहीं करेगा, तो और करप्शन बढ़ेगी। अगर करप्शन को हाईलाइट नहीं किया गया सोसाइटी में, तो करप्शन बढ़ेगी, राइट। एंड अंडरमाइन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे आपके एनालिसिस के लिए मैंने इसको ब्रेक करके दे रखा है, बट जब आप लिखोगे तो हर चीज को आपको इंटीग्रेटेड वे में लिखना है, ठीक है। अब आपने प्रॉब्लम बताई, अब सोल्यूशन। तो एक मॉडल इंडिपेंडेंट रेगुलेशन का जो डीवेंसन कमीशन, डीवेंसन बेसिकली यूके की कमीशन है, और ये यूके की कमीशन बनाई गई थी टू रेगुलेट दी मीडिया, ठीक है, टू रेगुलेट कि कैसे मीडिया को रेगुलेट किया जाए, ठीक है। तो आप कोट कर सकते हो इसको कि डीवेंसन कमीशन का मॉडल जो है इंडिपेंडेंट रेगुलेशन का, वो यूज किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में जैसे मैं बताया कि तो उसका स्कोप एक्सटेंड कर दो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उसके अंदर लाओ, राइट। प्लस और पावर्स दो उसको कि वो जो है एक्शन ले सके उनके अगेंस्ट जो लोग उसकी गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते, ठीक है।
मोर इन्फॉर्म्ड एंड अवेयर व्यूअर्स। सो जो मीडिया के व्यूअर्स हैं, जो लोग हैं, उनमें भी एक जागरूकता लानी चाहिए, एक अवेयरनेस लानी चाहिए कि देखिए मीडिया में सारी न्यूज आती है, आप एकदम ब्लाइंडली मत फॉलो करो, अपना दिमाग लगा के फॉलो करो, ठीक है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक्रेडिशन मैकेनिज्म, एक्रेडिशन मैकेनिज्म हो सकता है। एक्रेडिशन मैकेनिज्म मतलब कि एक एक्रेडिशन दे देते कि हाँ ये जो न्यूज चैनल ये अच्छे से न्यूज देता है, ये प्रॉपर जो न्यूज देता है अनबायस्ड न्यूज देता है, ठीक है। तो उससे व्यूअर्स को पता रहेगा कि हाँ ये न्यूज चैनल अच्छे हैं, ये एक्रेडिटेड न्यूज चैनल है, तो ये अच्छे हैं, ठीक है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू चेक फेक न्यूज या पॉलिटिकली मोटिवेटेड न्यूज, इन सब का इनफैक्ट व्हाट्सएप पे एंड फेसबुक यूज करते हैं एआई को एज अ फैक्ट चेकर, ठीक है। तो अनवेरिफाइड न्यूज वगैरह उसको फिल्टर आउट करने के लिए एआई का यूज किया जाता है। लास्टली कुछ से कि एक हाइब्रिड मॉडल भी अडॉप्ट किया जा सकता है जो सेल्फ रेगुलेशन और इंडिपेंडेंट रेगुलेशन को कंबाइन करता है। इनफैक्ट रिसेंट आईटी जो नए रूल्स हैं, जो नए आईटी रूल्स है उसमें ओटीटी के लिए 3 टियर मैकेनिज्म किया है। तो सिमिलर टाइप का मैकेनिज्म कि जब फर्स्ट लेवल पे सेल्फ रेगुलेशन, फिर एक दूसरा जो है एक टाइप की एक इंडिपेंडेंट रेगुलेशन, और थर्ड लेवल पे गवर्नमेंट का हो, ठीक है ना। तो इस टाइप की चीज जो है ये मीडिया पे इन जनरल भी अडॉप्ट की जा सकती है। अब आ जाइए कंक्लूजन। तो कंक्लूजन आपका होना चाहिए, ये देखिए ये चीज जो है ऑब्वियसली हो सकता है आपको ना पता हो, तो अभी आप इसको ध्यान में रख लीजिए। लाइक डिस्कशन एंड डिसेंशन आर क्रूशियल। जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे इंडियन, प्रणब मुखर्जी, उन्होंने कहा था कि डिस्कशन एंड डिसेंशन आर क्रूशियल फॉर स्पिरिटेड डेमोक्रेसी। इट मस्ट होल्ड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस अकाउंटेबल फॉर देयर ऑल देयर एक्शंस एंड इनएक्शंस। There should always be room for argumentative Indian and not intolerant, ठीक है। The media must be the watchdog, mediator between the leaders and the public। तो ये होना चाहिए मीडिया का रोल। लास्ट में आप बोल सकते हैं कि ऐसा रेगुलेटरी सेटअप लाएं जो बैलेंस करे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ मीडिया विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस एंड देयर ड्यूटीज, ठीक है। तो एक ऐसा रेगुलेटरी सेटअप होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज इट। मैंने बड़े ही डिटेल में हर चीज आपसे डिस्कस की है, राइट। एंड आई वुड अगेन स्ट्रांगली रिकमेंड आप खुद से भी ऐसे देखिए ये ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्योंकि देखिए यहाँ पे सिर्फ आप देख लोगे तो इससे नहीं होगा, ऐसे यू नीड टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ऐसे आप अच्छे नहीं लिख पाओगे। So with this, let's end this session. I hope it was useful for you. So thank you very much and see you again next time.